क्वेश्चन है वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक धात्विक चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। यानी जो भी धातुएं होती हैं, धातुओं की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, लोहा, टिन, एल्यूमिनियम, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनका यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। किसके अकॉर्डिंग? RT=R0। लगभग सभी धातुओं में ये नियम लागू होता है। R0 ब्रैकेट में 1 + αT के अकॉर्डिंग उनका ताप प्रतिरोध बढ़ जाता है यदि उनका ताप बढ़ाते हैं तो। ओके, लेकिन आगे इसी क्वेश्चन में वो कहते हैं जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने के साथ घटता है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत धारा के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। उसमें बिजली बहुत ही कम मात्रा में जा सकती है धातुओं की अपेक्षा। तो कारण पूछते हैं, कारण बताइए। तो इसका कारण है धात्विक तार का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल Vrms अपॉन लैम्डा, ये होता है इसमें संबंध। यानी उनका जो प्रतिरोध होता है वो उनके वर्गमात्रा मूल चाल के अनुक्रमानुपाती होता है उनका प्रतिरोध, और जो लैम्डा है माध्यम पक्ष उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये केवल अर्धचालकों के लिए होता है। अर्धचालक कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि अर्धचालकों की तरह काम करते हैं। तो वर्गमाध्य मूलचाल क्या होती है? घट जाती है। ताप बढ़ाने से इनकी वर्गमाध्य मूलचाल बढ़ जाती है, क्योंकि एक दूसरा सूत्र है Vrms प्रोपोर्शनल √T के अकॉर्डिंग। T क्या है यहाँ पर? परम ताप है। परम ताप है। अब परम ताप में और सामान्य ताप में क्या संबंध होता है? यदि हम सामान्य ताप में 273 ऐड कर देंगे तो वो परम ताप बन जाता है। क्या बन जाता है? परम ताप, यानी केल्विन टेम्परेचर वो बन जाता है। तो इस परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है वर्गमाध्य मूल वेग या वर्गमाध्य मूलचाल। अब जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनों का वर्गमाध्य मूल वेग बढ़ जाता है। अब वर्गमाध्य मूल वेग बढ़ जाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ यानी लैम्डा की वैल्यू घट जाती है। लैम्डा की वैल्यू घट जाती है। जब लैम्डा की वैल्यू घट जाती है तो वहां से उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगर ये घटेगा लैम्डा की वैल्यू तो प्रतिरोध की वैल्यू अपने आप ही उसी अनुपात में बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दूसरा कारण ये भी है, ताप बढ़ने पर धन आयनों का कंपन आयाम बढ़ जाता है तथा वे इलेक्ट्रॉनों के मार्ग को अधिक अवरुद्ध कर देते हैं। दूसरे शब्दों में अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध R ml/Ne² का मान n के बढ़ने से घट जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जर्मेनियम, लोहा, सिलिकॉन तथा निकल में अर्धचालकों को बताइए। तो कौन कौन से पदार्थ है? जर्मेनियम है, लोहा है, सिलिकॉन है और निकल है। तो जर्मेनियम क्या है? शुद्ध धातु है। निकल क्या है? ये भी शुद्ध धातु है। लगभग लोहा जो होता है ये भी शुद्ध धातु ही होता है। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया। इस प्रकार से इसको समझते हैं, जर्मेनियम, लोहा, सिलिकॉन और निकल कौन कौन से हैं? जर्मेनियम है हमारे पास, दे रखा है प्रश्न में, कोमा लोहा, कोमा सिलिकॉन, और क्या दे रखा है इन्होंने? निकल। निकल, ठीक है। ये 4 प्रकार के हमारे पास में धातुएं हैं और अधातु हैं, और इसमें अर्धधातु भी छुपे हुए हैं। तो इसमें से हमको धातु अलग बतानी है और अर्धचालक अलग बताने हैं। तो धातु समझ लेते हैं। शुद्ध धातु कौन सी हो जाती है? लोहा हो जाती है और निकल हो जाती है। लोहा और निकल जो हमारे पास में है ये शुद्ध धातुएं हैं। बाकी इसमें जो अर्धचालक हुए, अर्धचालकों का मतलब यह है कि इसमें वैद्युत धारा का जो मार्ग होता है बहुत ही संकीर्ण होता है
यानी बहुत ही कम मात्रा में वैद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो सकती है अर्धचालकों के अंतर्गत। कौन कौन से हो जाते हैं? जर्मेनियम हो जाता है, दूसरा कौन सा हो जाता है? सिलिकॉन हो जाता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन कौन से हैं? अर्धचालक है। अगला प्रश्न है, पूछते हैं किन्हीं दो अर्धचालकों के नाम लिखिए। किन्हीं दो अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो अर्धचालकों के नाम यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, इस प्रकार के अर्धचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धचालक की वैद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से वैद्युत चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से वैद्युत चालकता बढ़ जाती है अर्धचालकों की। ठीक है, चालक होते हैं, दूसरे अर्धचालक होते हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा ये रहता है कि अभी हमने क्या बताया, अर्धचालकों को यदि हम ताप बढ़ा देते हैं तो ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिसके कारण वैद्युत चालकता घट जाती है। परंतु इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है चालक और अर्धचालक, तो इन दोनों पदार्थों की चालक जो होते हैं शुद्ध धातुएं हो सकती है, जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कि शुद्ध धातुएं होती हैं। यदि उनका कोई पदार्थ बना है और उसमें वैद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो हो जाएगी बहुत ही अधिक मात्रा में। परंतु इनमें भी किसी धातु में तो कम मात्रा में चलती है वैद्युत धारा, किसी धातु में कम मात्रा में चलती है वैद्युत धारा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा आसानी से चल सकती है उन्हें चालक कहते हैं। चालकों की अपेक्षा जो अर्धचालक होते हैं उनमें वैद्युत धारा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही कम मात्रा में वैद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो होती है या प्रवाहित होती है। तो अर्धचालकों के अंतर्गत जब हम तापमान बढ़ाते हैं, अर्धचालक पदार्थों का जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ने से उनकी भी चालकता बढ़ जाती है, परंतु चालकों की अपेक्षा कम बढ़ती है। ताप वृद्धि से वैद्युत चालकता में परिवर्तन का क्या कारण है? क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी पदार्थ का, चाहे वो चालक हो अर्धचालक हो, उनका हम तापमान बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ने से क्या होता है, उनकी चालकता में परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता बढ़ जाती है, बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी चालकता घट जाती है, बहुत सारे पदार्थ ऐसे हो सकते हैं जिनकी चालकता शून्य हो जाती है, यानी उनमें किसी भी प्रकार की कोई बिजली, कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका कारण पूछते हैं कि क्या कारण है। जैसे ही तापमान बढ़ाते हैं तो चालकता में परिवर्तन होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है, धातुओं में ताप वृद्धि से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल घट जाता है, माने उनमें अधिक ऊर्जा आ जाती है। अधिक ऊर्जा आ जाने से उनका श्रांति काल घट जाता है। भाई पहले दो टक्करों के बीच का समय कुछ अधिक था, लेकिन बाद में जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि इस श्रांति काल को, यानी दो टक्करों के बीच जो समय अंतराल है उसको घटा देती है। तो क्या है, श्रांति काल घट जाता है। अर्धचालक में ताप वृद्धि से मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण वे वैद्युत धारा के मार्ग को अवरुद्ध करते हैं तथा उनके कंपनों का आयाम भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि परम शून्य ताप पर शुद्ध जर्मेनियम, अब देखिए शुद्ध जर्मेनियम की बात की है उन्होंने। जर्मेनियम जो कि अपने आप में क्या है, अर्धचालक है। क्या है, अर्धचालक है। तो जर्मेनियम की बात यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे की है। तो कहते हैं परम शून्य ताप, यानी T जो है यहाँ पर वो 0 है। परम शून्य ताप का मतलब है कैपिटल T की वैल्यू यहाँ पर 0 इन्होंने ली है। तो इस ताप पर जर्मेनियम विद्युत का, अब इसमें 3 खंड बना दिए इन्होंने। नंबर 1 सुचालक, अथवा नंबर 2 अर्धचालक, अथवा नंबर 3 है कुचालक होता है। सही विकल्प लिखिए, तो 3 कुचालक होता है।
घट क्या है, कुचालक होता है। आइए इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन में तो दे दिया कि भैया जर्मेनियम है, एक अर्धचालक होता है, यदि उसका तापमान 0 कर दें, परम शून्य ताप पर, जो परम शून्य ताप है, T की वैल्यू है जर्मेनियम की, यहाँ पर बात की गई है, तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ। जर्मेनियम का यदि तापमान हम 0 करते जाएंगे, देखिए दो तापमान होते हैं, एक तो होता है कमरे के तापमान पर जो नॉर्मल टेम्परेचर चलता है, ठीक है, कमरे के ताप पर इसमें कोई ना कोई ऊर्जा है, कोई ना कोई इसमें ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही जर्मेनियम का तापमान लगातार कम करते जाएंगे, या फिर इसको फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में क्या होगा, उसका तापमान धीरे 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 घटता जाएगा, और घटने के पश्चात एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसका ताप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ताप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इससे परम ताप एक समय ऐसा आएगा कि वो भी 0 हो जाएगा। परम ताप कैसे बनता, ऐसे बनता है स्मॉल t प्लस 273, यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो सेल्सियस में दे रखा है उसमें यदि 273 ऐड कर देंगे तो वो परम ताप बन जाता है। केल्विन इसका मात्रक होता है, क्या होता है, केल्विन, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि परम शून्य ताप पर यानी T की वैल्यू 0। अब T की वैल्यू 0 कैसे होगी, T की वैल्यू 0 ऐसे होगी कि यदि ये ताप बढ़कर -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ये ताप घटाकर -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इसको हम परम ताप यदि बनाएंगे तो इसमें 273 ऐड करेंगे तो 273 से 273 क्या होगा, कट जाएगा, और T की वैल्यू हमको क्या प्राप्त होगी, 0 होगी। यानी 0 से भी -273 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, 0 से भी -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब क्या होगा, परमताप 0 हो जाएगा। परमताप क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस परमताप पर वो कहते हैं कि जर्मेनियम क्या है, चालक है, अर्धचालक है या कुचालक है। तो इसका आंसर है कि वो कुचालक है, कुचालक है। देखो जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा, किसी भी वस्तु तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होगा किसी भी वस्तु का, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो अथवा गैस हो, यदि तापमान 0 होगा तो उसके अणु आपस में बंधना शुरू हो जाएंगे, आपस में बंधना शुरू हो जाएंगे, परस्पर एक दूसरे के इतने पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे, इतने पास आ जाएंगे कि उनके अणुओं में रिक्त स्थान जो होते हैं, जिन्हें कोटर कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पेटी, बीच में खाली स्थान हो जाते हैं, उन्हें कोटर कहते हैं, जिसमें कि धनायन पाए जाते हैं, वो स्थान भी लगभग 0 हो जाता है इस टेम्परेचर पर। लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस की बात नहीं की गई है, यहाँ पर -273 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है। इतने कम तापमान पर जर्मेनियम ले लो, चाहे कोई सी भी और धातु ले लो, किसी भी प्रकार का कोई भी पदार्थ ले लीजिए, बहुत ही अधिक मात्रा में ठोस हो जाता है। ठोस होने का मतलब ये है कि उसके अणु आपस में दृढ़ता से बंध जाते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी खाली स्थान नहीं बचता है। इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए जो माध्यम उत्पन्न होता है लैम्डा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में होने वाली टक्कर जो शांतिकाल होता है, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है परम शून्य ताप पर। जब इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है, कोई भी मार्ग इलेक्ट्रॉनों को आने जाने के लिए बचता नहीं है शेष, तब उस कंडीशन में जर्मेनियम का कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को छोड़ नहीं सकता। जब हम तापमान कम करते 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 -273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेंगे, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए कोई भी मार्ग नहीं मिलता है, वो परस्पर एक दूसरे से दृढ़ता के साथ में बंध जाते हैं और इसमें ऊर्जा नहीं रहती है। ध्यान रखेंगे, ऊर्जा कैसे बन सकती है, जब हम ताप देंगे या बिजली देंगे, भाई तापीय ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा होती है। तापमान यदि -273 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ाते 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 चलते चले जाएंगे, तो यह तापीय ऊर्जा उनके अणुओं में भी जाएगी और ऊर्जा पा करके वो गतिमान हो जाएंगे
और उनके बीच में खाली स्थान यानी कोटर उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, जिससे माध्यम मुक्त पथ बनेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू इसकी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों को टकराने में जो समय लगेगा क्रांतिकाल कहते हैं, उसकी भी कोई ना कोई वैल्यू उत्पन्न हो जाएगी। तब इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो सुचालक नहीं अर्धचालक रहेगा। ठीक है, बिजली तो जाएगी लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में, चालकों से बहुत ही कम मात्रा में। तो इस टेम्परेचर पर जो कि परम शून्य ताप हो रहा है, कैपिटल T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस पर जर्मेनियम क्या है, कुचालक होता है। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार की कोई वैद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वो कहते हैं धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सभी धातुओं की बात करी है उन्होंने, तो ताप के बढ़ने से श्रांति काल घट जाता है, ताप के बढ़ने से श्रांति काल घट जाता है। इसको सूत्र की सहायता से भी आप हल कर सकते हैं। सूत्र है इसका, चलिए सूत्र की सहायता से आप मत कीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है, जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। तो कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। सबसे पहले कौन सा हो गया, कार्बन। अगला क्वेश्चन है कार्बन, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है सिलिकॉन। ठीक है, 3 पदार्थ हमसे पूछे थे, तीनों के नाम हमने लिख दिए हैं। और ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। बिल्कुल नहीं, केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। यानी जो भी चालक किसी भी धातु, शुद्ध धातु होनी चाहिए। अगर लोहा लिया है तो लोहे का ही होना चाहिए, अगर चांदी लिया है तो चांदी का ही होना चाहिए, अगर तांबा लिया है तो पूरा तांबा का ही होना चाहिए, उसमें अन्य कोई मिश्र धातु नहीं होनी चाहिए, कोई और धातु नहीं होनी चाहिए। तो ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है, अन्य के लिए सत्य नहीं होता है। कारण इतना है, ओम का नियम समझ लेते हैं होता क्या है। ओम का नियम, इस नियम के अनुसार किसी धात्विक चालक के सिरों पर लगने वाले विभवांतर और धारा का अनुपात, किसी भी धात्विक चालक के सिरों पर लगने वाले विभवांतर और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, यानी V/I इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, नियतांक होता है। और विभव और धारा का अनुपात परिभाषा के अनुसार क्या होता है, ये प्रतिरोध भी कहलाता है। तो इस नियतांक के स्थान पर हम कैपिटल R का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि इसका प्रतिरोध होता है। विभव और धारा का अनुपात क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। देखिए जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए हमको x अक्ष और y अक्ष पर एक ग्राफ खींचना रहता है। x अक्ष और y अक्ष पर मान लीजिए यहाँ पर हम क्या विभव बढ़ा रहे हैं, ऊपर वाले अक्ष पर यानी y अक्ष पर हम धारा बढ़ा रहे हैं। तो विभव और धारा के बीच में जो हम एक ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ कैसी रेखा प्राप्त होती है, सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। परंतु ये केवल अल्प समय के लिए ही हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी धात्विक चालक में या मिश्र धातु का जो चालक है उसके अंतर्गत जैसे जैसे धारा प्रवाहित होती रहती है, तो धारा प्रवाहित होते रहने से उसका तापमान बढ़ता रहता है। तो तापमान बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये क्या है, केवल धातुओं के लिए तो ये सत्य होता है, धातु के लिए। और ये क्या है, V/I इक्वल टू R।
कांस्टेंट होता है अल्प समय के लिए। इसको कितना भी आगे बढ़ाते जाइए, ये रेखा कभी भी ऊपर नीचे नहीं हो सकती है, हमेशा सरल रेखा के रूप में ही प्राप्त होती है। परंतु एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो तापमान बढ़ने से धारा का अनुपात एक सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। ये रेखा कुछ इस तरह से प्राप्त होती है तिरछी करके। ये हो गया वोल्टेज एक्स एक्स पर और ये हो गया वाई एक्स पर आपका धारा यानी आई। तो ये कुछ इस तरह से भी हो सकती है तिरछी करके, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो ओम का नियम लागू नहीं होता है, यह धातु के लिए होता है या अर्धचालकों के लिए होता है, अधातु अथवा अर्धचालकों के लिए होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की रेखा, तो ये रेखा हमेशा डगमगाती हुई नजर आती है। जो ग्राफ होता है विभव और धारा का जो अनुपात होता है हमेशा एक सीधी सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। ऐसे परिपथ को अनओमीय परिपथ कहते हैं, जिसमें कि ओम के नियम का पूरी तरह से पालन नहीं होता है उनको अनओमीय परिपथ कहते हैं। और ऐसे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पूरी तरह से पालन होता है या फिर ऐसी धातुएं जिनमें ओम के नियम का पूरी तरह से पालन होता है उन परिपथों को अथवा उन धातुओं को ओमीय परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ओम का नियम सभी जगह पर लागू नहीं हो सकता है। ओम का नियम कहाँ लागू होगा? केवल धात्विक चालकों के लिए ही सत्य हो सकता है, अन्य के लिए यह नियम सत्य नहीं हो सकता है, वो भी बहुत ही अल्प समय के लिए। अल्प समय का मतलब है कि यदि उसका तापमान ना बढ़े तब, क्योंकि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ने लगता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ने लगता है। और जो एक सीधी सरल रेखा हमको प्राप्त हो रही थी, इस सीधी सरल रेखा प्राप्त ना होकर के हमको टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होने लगती है।